हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भारत में संवैधानिक विकास। ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास। ब्रिटिश काल में जो संवैधानिक विकास है वो दो चरणों में हुआ है, यह मैंने चर्चा कर चुका हूँ। पहला चरण था ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके अंतर्गत कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ, और वह हम लोग लास्ट वीडियो में 1853 का अधिनियम या चार्टर तक पढ़ चुके थे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो है सीओडी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, और ब्रिटिश जो है शासन जो है कभी भी ब्रिटिश सरकार ले सकती है 1853 के चार्टर में। जैसे 1833 के चार्टर में यह बताया गया कि 20 साल के लिए जो है भारतीय प्रशासन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, लेकिन 1853 के अधिनियम में ऐसा कोई बात नहीं कहा गया। कहा कि कभी भी ब्रिटिश सरकार जो है अंग्रेजी कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन का जो है अधिकार, जो भारतीय प्रशासन का अधिकार छीन सकती है। इसी बीच जो है, और इसी में 1853 के अधिनियम में एक और प्रावधान था जो मैं चाह रहा हूं कि चर्चा कर दूं, कि बंगाल में एक उपराज्यपाल पद का गठन किया गया। बंगाल में जो है उपराज्यपाल पद का गठन किया गया, और इसी अधिनियम के द्वारा 1859 में जो है पंजाब में एक लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट का सृजन किया गया। बात को समझिएगा कि 1853 के अधिनियम के द्वारा बंगाल में एक उपराज्यपाल पद का सृजन किया गया, और 1859 में इसी अधिनियम के द्वारा पंजाब में एक लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट का जो है स्थापना किया गया। तो ये 1853 का अधिनियम है। इसी समय 1857 का विद्रोह हो जाता है, और 1857 के विद्रोह के बहुत सारे कारणों पर जब ब्रिटिश सरकार दृष्टिपात करती है, तो उसमें हुआ कि देशी राज्यों का जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया है, और इनसे जो देशी राज से जो है गोद लेने की परंपरागत प्रथा को छीन लिया है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह के बाद जो है देशी राज्यों से गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया यह। और फिर जो है 1858 का अधिनियम आया। 1858 का 1857 के अधिनियम के बाद 1858 का अधिनियम आया। 1857 विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आया। यह अधिनियम जो आया था वह 1857 के विद्रोह के पृष्ठभूमि में ही आया था, और 1853 का एक्ट का भी जो वहां पर था कि ब्रिटिश संसद कभी भी भारतीय प्रशासन को अपने अधिकार में ले सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि अब जो है कंपनी से शासन का भार छीन के वो ले लिया जाता है ब्रिटिश संसद से। 1858 अधिनियम का पहला प्रावधान है कि अब कंपनी से प्रशासन का अधिकार छीनकर वो ब्रिटिश संसद को सौंप दिया जाता है, और प्लस जो है उसका जो है हेड ब्रिटिश क्राउन या महारानी को बना दिया जाता है। ब्रिटिश महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। यह ब्रिटिश महारानी को भारत का महारानी घोषित किया गया था 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने किया था इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग ने किया था इलाहाबाद में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जो है एक वायसराय पद का सृजन किया गया। जो पहले गवर्नर जनरल था वो अब वायसराय कहने लगा। तो याद रखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग था, और भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। जिस तरह बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय कैनिंग। ये थोड़ा सा 3 चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये वायसराय का अर्थ हुआ कि यह ब्रिटिश सम्राट और संसद का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता था। वायसराय का अर्थ हुआ ब्रिटिश सम्राट या संसद का यह व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता था। व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता था। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो पहले आपको
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये दोनों समाप्त कर दिया गया। अब दोनों समाप्त कर दिया गया। वायसराय की जो कार्यकारिणी थी वो बने रहने दिया गया, लेकिन जिसमें 4 सदस्य होते थे, लेकिन सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। उसके जगह पर एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया। इसकी जगह पर एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया। इस भारत सचिव के पद के सृजन में ये भारत जो ब्रिटिश संसद का मंत्री होता था, भारत सचिव कौन बनता था? जो ब्रिटिश संसद का मंत्री होता था वही भारत सचिव बनता था। और इसको सपोर्ट, ये कहाँ रहता था? लंदन में ही रहता था। ये लंदन में ही रहता था और वहीं से यह भारतीय प्रशासन देखता था। भारत सचिव को सपोर्ट करने के लिए एक, आप कह सकते हैं कि 15 सदस्य इसको सपोर्ट करते थे। उसको कहते थे भारतीय इंडियन काउंसिल। उसको क्या कहते थे? भारतीय परिषद। ठीक। और इसमें इंडियन काउंसिल में 15 सदस्य होते थे। 8 जो थे ब्रिटिश क्राउन चुनते थे, ब्रिटिश राजा चुनते थे या महारानी चुनती थी, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य होते थे। और 7 कौन होते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के वैसे कर्मचारी जो 10 साल भारत में काम कर चुके हैं। उनका 10 साल का भारत में अनुभव होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को। तो कुल मिलाकर 15 लोग इस भारतीय परिषद में थे। वायसराय अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं वह भारत सचिव के द्वारा ही निर्धारित और मार्गदर्शित होता था। और यह कहने के लिए था कि 1858 के विद्रोह के बाद, 57 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश महारानी ने शासन दिया और भारत में बहुत सारा सुधार किया, लेकिन ये उदारवादी सुधार नहीं था। ये उदारवादी सुधार नहीं था, ये था प्रतिक्रियावादी था, एक तरह से कहा जा सकता है। ये देखने में तो उदारवादी लग रहा है, लेकिन ये था प्रतिक्रियावादी सुधार। अब जो है ब्रिटिश संसद का अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर काफी कंट्रोल बढ़ गया। और ब्रिटिश संसद पर किसका नियंत्रण था? वहां के उद्योगपति का, वहां के बैंकर का, इन लोगों का नियंत्रण था, पूंजीपति का। तो ये लोग जो थे भारत के मामले में जो भी नीति निर्माण होता था वह इसी सब दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए होता था। अब भारत का शासन और प्रतिक्रियावादी हो गया और ज्यादा टाइट हो गया। गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं वह जो है ब्रिटिश संसद के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहने लगा। यह शब्द हो गया इस मतलब इसका जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वह है। जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसको खुली प्रतियोगिता परीक्षा जो 1853 में था उसको जो है बनाए रखा गया इस अधिनियम के द्वारा। तो यह है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1858। इसके बाद 1861 का अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? 1861 का अधिनियम आया। 1861 का अधिनियम जब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हो रहा था उस समय भारत सचिव थे चार्ल्स वुड। कौन थे भारत सचिव? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने कहा संसद में, ब्रिटिश संसद में, कि सभ्य संसार के इतिहास में जब कोई विजेता राज्य अन्य पराधीन राज्य पर शासन करती है तो शासन का सबसे अच्छा रूप निरंकुश सरकार होती है। बात को समझिएगा कि चार्ल्स वुड जो उस समय के भारत सचिव थे, भारत जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित हो रहा था तो उस समय उन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा कि जब एक विजेता जाति अपने पराधीन जाति पर शासन करती है तो शासन का सबसे अच्छा स्वरूप या उदार स्वरूप निरंकुश सरकार होती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो भारत में सरकार का स्वरूप जो है वो निरंकुश सरकार का ही हो गया, निरंकुश सरकार का ही हो गया। 1861 के अधिनियम में जो एक चीज है वो ध्यान देना है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। जो
कोई भी जो कानून जो पारित होता था उसमें वीटो का भी अधिकार दे दिया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत इसी समय से हुआ था। विभागीय प्रणाली की शुरुआत और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत भी इसी समय हुआ था। ये सब जो है 1861 एक्ट के इंपॉर्टेंट चीज है। अध्यादेश का अर्थ हुआ कि अगर जो उस समय की जो भारत में जनप्रतिनिधि संस्था है वो अगर उस समय वर्क नहीं कर रहा है तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर कोई उस समय का जो जनप्रतिनिधि संस्था है कानून पारित करता है तो गवर्नर जनरल नहीं चाहे तो उसको वीटो कर सकता है, उस कानून को निषेध कर सकता है, समाप्त कर सकता है। उस समय जो जनप्रतिनिधि संस्था थी उसका नाम था इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका नाम था। और इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसमें भारतीय लोग भी होते थे, लेकिन ये भारतीय कौन थे? तो भारत के नवाब थे, राजा महाराजा थे, जो उच्च पद पर कुछ व्यक्ति थे जो पूंजीपति टाइप के थे, उन लोगों थे। और सब चयन भी कौन करता था? तो वायसराय करता था। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो है, तो ये कहीं ना कहीं जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें जो भारतीय सदस्य होते भी थे नाम मात्र के, तो वो जो थे वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय वायसराय का ही बात मानेंगे। तो कहने को यह जनप्रतिनिधि संस्था था लेकिन नाम मात्र का दिखावा था। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट कि जो गवर्नर जनरल का वायसराय का जो एडवाइजरी काउंसिल था जिसमें 4 सदस्य थे, अब उसमें सदस्यों की संख्या 5 कर दिया गया। और 5 का अर्थ हुआ जो एक सदस्य वित्त सदस्य के रूप में चुना गया कि गवर्नर जनरल अपना वायसराय अपना काम ज्यादा अच्छा ढंग से कर सके। लेकिन सदस्यों का बात मानना न मानना वह वायसराय के अपने विवेक पर निर्भर करता है। तो यही 1861 का अधिनियम पहली बार जो है राजनीतिक संस्थाओं का, जो प्रतिनिधि संस्थाओं का 1861 में ही वर्णन है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लेकिन 1853 का अधिनियम में पहली बार जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय विधान परिषद का गठन हो चुका था, जो मैंने बताया था। इसमें 12 सदस्य थे। उसी का नाम अब हो गया इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था। यह सही है। ठीक, 1861 का अधिनियम यही है। जो आज देखते हैं हमारी मंत्रिमंडलीय प्रणाली है या विभागीय प्रणाली है, वह सब जो है 1861 के द्वारा ही आया है। वीटो का अधिकार है, सब जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, सब इसी समय आया था। अब आया 1892 का अधिनियम। 1892 का 92 का अधिनियम का लाने का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनको खुश करना। एक ही उद्देश्य था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके उदारवादी जो नेता हैं उनको खुश करना। 1892 का अधिनियम का यही था। 1892 के अधिनियम में पहली बार जो है आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई 1892 के अधिनियम में। जो नाम मात्र कहने को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें जो भारतीय सदस्य थे वो बजट जब पारित होता था तो बजट पर बहस करने का उनको अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं कर सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं। बात को समझिएगा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जब उसमें जो कुछ भारतीय सदस्य उसमें जो वायसराय नियुक्त करते थे तो उनको बजट पर जो है बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न क्वेश्चन करने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन वो पूरक प्रश्न नहीं कर सकते हैं और न ही मतदान का अधिकार दिया गया सदस्यों को। तो यह 1892 का अधिनियम है और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई पहली बार। और यह अधिनियम उदारवादियों को खुश करने के लिए लाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता को। 1892 के बाद जो आया वह था 1919 का अधिनियम।
1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम में दो व्यक्ति थे, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा जाता है। मिंटो थे वायसराय और मार्ले थे भारत सचिव। यह अधिनियम लाने का उद्देश्य था, दो उद्देश्य था, उदारवादी को खुश करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता हैं, और मुस्लिम लीग को खुश करना, और मुस्लिम लीग को खुश करना, दो उद्देश्य था। 1909 का अधिनियम का उद्देश्य था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता हैं उनको खुश करना, और मुस्लिम लीग जो पार्टी थी मुसलमानों की, उनको खुश करना। जो केंद्रीय असेंबली था, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, उसमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, उसको 69 कर दिया गया। 60 जो है वो चुने जाते थे मतदान के द्वारा, और 6 जो है वायसराय की कार्यकारिणी चुनता था उसको, और 3 जो बच गया वह उसमें एक चुना जाता था, वायसराय चुनता था, एक जो है मुख्य सेनापति चुनता था, और एक जो है प्रांतीय गवर्नर जितने भी होते थे वो सारे मिलजुल कर उसका चुनाव करते थे। अब प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों का संख्या बढ़ा दिया गया, प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई। जैसे कि असम में 30, पंजाब में 20, बंबई विधान परिषद में जो थे वो 50 सदस्य थे, बंगाल में भी 50 थे, और मद्रास में भी 50 थे, और संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है उसमें भी 50 थे। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का संख्या बढ़ाया गया। असम में 30, पंजाब में 20, बंबई में 50, बंगाल में 50, मद्रास में 50, संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश जो आज का है वहां 50 रखा गया। मुसलमानों को खुश करने के लिए पृथक निर्वाचन इनको दे दिया गया, पृथक निर्वाचन दे दिया गया इनको मुसलमानों को खुश करने के लिए। जो एक तरह से कह सकते हैं कि 909 का नियम ही जो है भारत में पाकिस्तान के निर्माण का नींव डाल दिया। इसको याद रखिएगा, 1909 का अधिनियम ही जो है मेन है, मार्ले मिंटो सुधारी जो मेन है वो पाकिस्तान के निर्माण का यहीं से शुरुआत हो जाता है, क्योंकि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया। अभी जो सदस्य थे, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते थे, उनको जो था बहस करने का अधिकार मिला था, मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो अब क्या हुआ कि अब जो है वह बहस कर सकते थे, कोई भी अगर प्रस्ताव लाना चाहते थे तो प्रस्ताव भी ला सकते थे असेंबली में, या उस पर मतदान भी का अधिकार भी उनको दिया गया था। ये सब इसमें सुधार किया गया। नेक्स्ट जो प्रावधान लाया गया वह लाया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य का नियुक्ति किया गया, और उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया जिसका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इनको एक जनजात चक्रवर्ती भी कहा जाता है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ये रहने वाले बिहार के ही थे। और जो भारत सचिव की कार्यकारिणी होती थी उसमें भी 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। एक का नाम था एजी गुप्ता और दूसरा का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो यह है आपका 1909 के अधिनियम के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य। तो इस तरीके से हमने जो है अब जो हमारा हो रहा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत सबसे पहला अधिनियम 1858 का अधिनियम आया, और उसमें जो है ब्रिटिश महारानी ने भारत का शासन या ब्रिटिश संसद ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को से अपने हाथ में ले लिया। और फिर जो है उसके बाद 1861 का अधिनियम आया, 1892 का अधिनियम आया, 1909 का अधिनियम आया। लेकिन कुल मिला के हम जब अधिनियमों का एक व्यापक आलोचना, व्यापक नजर डालते हैं तो यह लगता है कि यह सरकार जो है कंपनी की सरकार से, जो महारानी की जो सरकार थी, जो ज़्यादा प्रतिक्रियावादी और अनुदारवादी थी। यह और ब्रिटिश संसद का पूरा नियंत्रण भारतीय प्रशासन पर अब हो गया था। और कहीं ना कहीं जो है पूरा और भारतीय और ब्रिटिश संसद पर किसका नियंत्रण था? तो वहाँ के उद्योगपति का, पूंजीपति का, बैंकर का। तो उन्हीं के हित के अनुसार
भारतीय प्रशासन को भी जो है नीति निर्धारण किया जाने लगा। ठीक है, इसी के साथ आज ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब 2 जो है एक्ट और है, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।